हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज एक ही टॉपिक मतलब एक ही वीडियो में अपने सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम इसमें कवर करेंगे भारत का भूगोल से जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जैसे आपका हो गया भारत की सामान्य जानकारी, इसको देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, भारत की सामान्य जानकारी हो गई, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सीमाएं, प्रमुख दर्रे, प्रमुख जल अंतराल और भारत की प्रमुख झीलें, भारत की जलवायु और इसके अलावा और भी जो बच रहे हैं, आपकी भारत की मिट्टी हो गई, भारत की कृषि, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान, कृषि क्रांतियाँ और भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। जितने भी टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत कम समय में हम बहुत ही एकदम जान लीजिए बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो को पसंद आपको मतलब हमारे द्वारा की गई कोशिश आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और जो एकदम कंटेंट एकदम जान लीजिए यूनिक रहेगा। हम कह सकते हैं कि जैसा मतलब यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, उन सब के टॉपिकों को हम कवर करेंगे। बस 2 से 3 वीडियो में, 3 से 4 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा होगा 4 वीडियो होगा। उन सब 4 वीडियो में हम जो है जीएस का जितना भी टॉपिक होगा उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और बहुत कम समय में कवर करेंगे। बहुत लोग पढ़ाते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ा देते हैं, बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको बस वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के वीडियो टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन आप हमें अपना समय दीजिए और विश्वास कीजिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एग्जाम में हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो हम बहुत ही विधिवत ढंग से आपको जैसे कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, भारत की सामान्य जानकारी, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम जो है कि देखने वाले हैं अपना कि हमारा भारत कैसा है, किस चारों तरफ की उसकी सीमाएं किससे साझा होती हैं और किस अक्षांश पर भी टिका हुआ है, ठीक है। भारत की इसमें अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि देखिए, पहले मानचित्र के हिसाब से आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें मानचित्र में क्या कहा गया है, भारत की अवस्थिति, ठीक है, इसको दर्शाया गया है। तो देखिए आपको ध्यान में चल रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसका जो है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्वी अक्षांश जो पूर्वी देशांतर जो है इसका, वो आप कह सकते हैं कि इसका है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 25 मिनट, ठीक है। आप कह सकते हैं कि पूर्व तक है, ठीक है, यहाँ तक है। अब चलिए हम इसके टॉपिकों को देख लेते हैं, इसमें जो मुख्य बिंदु होने वाले हैं। अगर हम इसके बिंदु की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, हाँ, इसमें क्या कह रहा है उसे देखते हैं। तो इसमें कह रहा है आपका भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कितने डिग्री पर स्थित है, इसका उत्तरी अक्षांश बताइए या फिर दक्षिणी अक्षांश बताइए, तो आप हमें यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, हमको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किमी। यहाँ पर आप देखिए 32 लाख हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, 32,87,263 वर्ग किमी जो है इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, 7वां। यहाँ पर देखिए 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना है, 2.42%। हम वही के टॉपिक मतलब वही हम टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मजबूत होने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं लगभग वही हम टॉपिक को सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर आए हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी है, कभी कभी पूछ देता है कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या की कितनी है, तो 17.5% है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार हमको बताना है। ये यहाँ पर एक बना दे रहे हैं आपको, उत्तर से लेकर दक्षिण हमें ये वाली बतानी है। तो ये है इसका 3214 किमी तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2933 किमी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। कितना है,
तो आप कह सकते हैं कि 32 से 14 किमी ये आपका उत्तर से दक्षिण तक है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किमी। ठीक है, अगले प्रश्न, अगला टॉपिक क्या कह रहा है? तो अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। हमको बताना है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई क्या है। बांग्लादेश के साथ यहाँ पर पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक, कितना, 4096.7 किमी। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किमी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद चीन के साथ 3488 किमी, पाकिस्तान के साथ 3323 किमी, नेपाल के साथ 1751 किमी, म्यांमार के साथ आपका 1643 किमी और भूटान के साथ 699 किमी। ये होगी इसकी सीमाएं। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। जैसे भारत के जितने भी राज्य हैं हम बता सकते हैं कि 16 राज्य, पूछा कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुल 16 राज्य। ठीक है, 16 राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट में हमें क्या दिया गया है? प्रमुख दर्रे। देखिए पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था दर्रे से संबंधित क्वेश्चंस, तो हम इसलिए आपको दर्रा करा रहे हैं। प्रमुख दर्रे में पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जितना भी दर्रा है वो हम एक तरफ कवर करेंगे। उसके बाद देखिए आपको याद होना चाहिए काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। इसके बाद बुर्जिल दर्रा जो है आपका वो भी जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा जो है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ये याद रखना। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा, माना नीति लिपुलेख, आप कह सकते हैं कि माना नीति लिपुलेख ये आपका किस में है? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, माना नीति लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जयलेपला दर्रा, नाथुला और जयलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है, तुजू हो गया आपका, बुर्जिल हो गया, बड़ा लाचला दर्रा, माना दर्रा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाथुला दर्रा आपका पूछ दिया कहाँ पर है? सिक्किम में। जयलेपला दर्रा सिक्किम में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है? अब इसमें एक नोट के रूप में लिखा गया है जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कभी कभी पूछ देता है कि सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो आप कह सकते हैं कि जो पूछ दिया गया कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो वो आपका है किसमें? आपका बनिहाल दर्रे में। ठीक है, हमें याद होना चाहिए कि जवाहर सुरंग जो है आपकी बनिहाल दर्रे में। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है वह किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को। ठीक है, और बुर्जिल दर्रा जो है आपका श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकिला दर्रा आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं हो सकता, लेकिन हम आप विश्वास कीजिए हम पर कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दर्रा हो गया आपका, नदियाँ हो गया, प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गए, इन सब से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं। और हम सभी टॉपिकों को कवर कराने वाले हैं। 4 वीडियो हमें आप मौका दीजिए, 4 वीडियो में हम सभी टॉपिक को, जीएस के सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया गया है कि प्रमुख जल अंतराल। अगली बार जो हमारा पेपर लीक हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था कि पाक जो है जल संधि, इसमें दिया गया था लक्षद्वीप और इसमें यहाँ से तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। ठीक, तो पाक स्टेट या पाक जल संधि आप कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन अब क्या करेंगे, जब पढ़ कर जाएंगे तभी ना करेंगे। तो हम आपको बता दें कि अभी इसको मतलब एक तरफ से कवर करा दे रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया? 8 डिग्री चैनल जो किसके मध्य है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ठीक, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। ठीक है, और उसके बाद ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है। ठीक, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में व निकोबार के मध्य है। ये 10 डिग्री कह सकते हैं ग्रैंड चैनल। पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो है संधि साझा करता है कौन? पाक जल संधि। ठीक है, पाक स्टेट। मन्नार की खाड़ी किसके अंतर्गत है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। ठीक, ये सब हमें याद होना चाहिए। चलिए अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि भारत की प्रमुख झीलें। ठीक, देखिए बहुत ही कम समय में हम कह रहे हैं कि बहुत कम समय में आपको सभी टॉपिक्स को कवर करा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया गया है? भारत की प्रमुख झीलों, जैसे झील से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है वह सब इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक में हो गए सर। तो इसमें दिया गया सबसे बड़ी तटीय झील जो है कौन सी है आपकी?
तो सबसे बड़ी जो तटीय झील है वह आपकी है कौन सी? चिल्का झील। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी तटीय झील जो है आपकी कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक, यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है तो आप कह सकते हैं कि उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। कहाँ पर है? सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। अगर भारत में पूछ दिया गया कि सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है तो आपकी कौन सी है? सांभर झील। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। और तटीय झील पूछ दिया गया तो चिल्का झील है, खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील बूलर झील है। आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, बूलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, बूलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत जो झील है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील है। ठीक है, अगला है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है। चोलामू याद होना चाहिए आपको। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? चोलामू। ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर स्थित है? अगर नदी पूछ देता है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर किस नदी पर स्थित है? ये सब है आपकी चंबल नदी पर। ठीक, चंबल नदी याद होना चाहिए। चलिए अगले कुछ झील से दिए गए हैं उसको देख लेते हैं कि वो सब झील कौन कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इसमें दिया गया है आपका डल झील। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, वुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। आपको यहाँ से एक बात कॉमन लग रही होगी कि जैसे जितने भी नाग हैं और नागिन, जितने भी नाग नागिन झीलें हैं वह कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप याद रख लेना। कैसे? ये सब पॉइंट हैं, डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, यानी नाग नागिन झील जो जितने भी हैं डल झील वुलर झील के साथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद अगर हम बात करें तो मानस बल झील जो है वह भी जम्मू कश्मीर में है। मानस बल जम्मू कश्मीर में है। ठीक, मानस बल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील राजस्थान में अभी बताया। पिछौला झील राजस्थान में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। अब देखिए सात ताल झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, चिल्का झील उड़ीसा में। अभी हमने आपको बताया था कि चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। पेरियार झील केरल में। देखिए जितने भी ताल झीलें हैं जिनके अंदर ताल आ रहा है मतलब पीछे, वो अब कहाँ पर है? आपकी राजस्थान में, उत्तराखंड में। ठीक है, जितने भी ताल झीलें हैं वह आपकी उत्तराखंड में है। पेरियार झील केरल में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। ठीक, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा भारत की जलवायु। हमें किसके बारे में बात करना है? भारत की जलवायु के बारे में बात करनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो भारत की जलवायु जो है आपकी कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। बस इतना हमें याद रखना है कि भारत की जलवायु हमारी कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या? भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मात्र आप हम कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट का समय दीजिएगा, हम सभी टॉपिकों को कवर करा देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, आपको बोर भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको देख लेते हैं। मिट्टी के अध्ययन को सबसे पहले क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी हम क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक, जिनमें से कुछ प्रमुख है जैसे जलोढ़ हो गई, काली मिट्टी हो गई और आपकी लाल मिट्टी हो गई और लेटराइट मिट्टी हो गई, ये सब जैसे प्रमुख हैं। ठीक है, और से जो है वो उतनी कॉमन नहीं है, तो हम कुछ ही जो इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, मतलब जैसे नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पर देखिए आपका होगा ह्यूमस। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पर ह्यूमस है। तो इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटास की बहुलता होती है, यानी पोटास की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। यह कहाँ से लाई जाती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। अगर पूछ दिया गया कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, अगर आप पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर एवं खादर। ठीक, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी।
जो नई जलोढ़ होती है उसे खादर जलोढ़ कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़ उसे हम क्या कहते हैं, बांगर जलोढ़। ठीक है, ये बात याद रखना। इस दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन ये सब मतलब खेती होती है। ठीक है, ये सब फसलें अच्छी होती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता की दृष्टि से बहुत ही अच्छी होती है, और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अगला मिट्टी कौन सा है? अगली मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में क्या होता है उसको देख लेते हैं। इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, इस मिट्टी का काला रंग हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी की, तो इस मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। हमें ये बात याद रखनी है। ठीक, किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होता है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगूर। यहाँ पर रेगर लिखा गया है। ठीक, इस मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। किसे? काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है, हम कह सकते हैं। अगला मिट्टी कौन सा है? लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी में क्या कर रहा है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? सबसे पहली बात हमें ये जाननी होगी कि लाल मिट्टी का लाल रंग जैसे किसके कारण होता है? तो लो ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि, मतलब कह सकते हैं कि लाल मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की कृषि की। भारत की कृषि कैसी होती है, मतलब क्या है, इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिकों को देखने वाले हैं। ठीक, जो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भारत की कृषि से। तो भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है भूभाग पर कृषि होती है? 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। 4 अक्टूबर 2006 को राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ले जाया गया। यानी इससे पहले यह किस में थी? राज्य सूची में थी। उसके बाद हमने इसमें क्या किया? संशोधन करके राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 4 अक्टूबर 2006 के बाद इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक, किसको जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। ठीक है, अब देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, मतलब कौन सी कृषि किसके अंतर्गत आती है, किस विधि के अंतर्गत आती है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी आया था, अभी बता दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन बना था। इसमें देखिए दिया गया है आपका क्या? सेरीकल्चर किसके संबंधित है? रेशम कीट पालन से। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, वर्मीकल्चर केंचुआ से। ठीक, इसके बाद देखिए पोमोकल्चर है आपका। ठीक, फूलों के उत्पादन से पोमोकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी से है, एरोपोटिक जो है हवा में पौधे उगाने को क्या कहते हैं? एरोपोटिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना। ठीक है, यानी बिना मृदा की खेती, जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स, हवा में पौधे को उगाना एरोपोटिक। ठीक है, चलिए लिए यानी देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसके लिए आज हम बस यहीं तक देखने वाले हैं। अगले दिन हम किसके बारे में अगले दिन हम बात करेंगे भारत के कृषि अनुसंधान, कृषि क्रांतियां और उसके बाद भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये सब टॉपिक रह गया है, इन सबको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मानवाधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सभी हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।